हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा जो संविधान से रिलेटेड है, आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम करके आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम पर कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों को बना चुका हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट हॉस्टल अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 6 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को, 6 नवंबर 2005 को या 12 नवंबर 2005 को? इसमें से कोई एक आएगा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 जो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक अंग माना गया है? 19(1) का, 19(1) का या 21 का? सही आंसर इसका बी आएगा, 19(1) का के तहत इसको सूचना का अधिकार किसी से भी आप प्राप्त करते हो, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार के अंतर्गत माना जाता है। क्वेश्चन से, उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित किस मामले में सूचना के अधिकार को मूल अधिकार का एक अंग माना गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया? सही आंसर इसका सी आएगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन इंडिया के तहत ही इसे वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत रखा गया कि सूचना का अधिकार 19(1) का के अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार माना गया है। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005, 1 नवंबर 2005, 2 नवंबर 2005 या 26 जनवरी 2006? सही आंसर ये होगा, जिस दिन ये भारत में लागू हुआ उस दिन छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया, अर्थात 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने बाध्य है सार्वजनिक प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, उपरोक्त सभी? इसमें से आपको बताना कॉमन क्वेश्चन था, डी आएगा उपरोक्त सभी। ये सब के सब सूचना आपको देने के लिए बाध्य हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु किस प्रकार के लोगों को शुल्क नहीं देना होगा? तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। गरीबी रेखा से नीचे के लोग, लोक सेवकों को, संवैधानिक पदाधिकारी को, उपरोक्त में सभी को। तो यहां पर केवल और केवल जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उन्हीं को छूट दिया गया, बाकी को नहीं। बाकी आपको शुल्क जमा करना होगा, न्यूनतम शुल्क रहता है जिसको आपको जमा करना होता है। सूचना से अभिप्राय किसी प्रकार के सूचना से, मान किस प्रकार का आप सूचना प्राप्त करना चाहोगे? किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप पर धारित अभिलेख, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, उपरोक्त सभी? तो इसका भी आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। ये सब प्रकार के सूचना हो सकते हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, सब के सब आपके लिए सूचना ही है। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक इस अधिनियम के अंतर्गत होगा? पहला पक्षकार, दूसरा पक्षकार, तीसरा पक्षकार या मुख्य पक्षकार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसको तीसरा पक्षकार कहा जाता है। तीसरा पक्षकार मतलब यदि आवेदक द्वारा मांगी जा रही सूचना आवेदक से सीधे सीधे संबंधित न होकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित हो
तो यह अन्य व्यक्ति तीसरा पक्षकार कहलाएगा। यह धारा 11 में कहता है कि मेरा संबंध अगर मेरा लड़ाई किसी ए के साथ है, बी वाला ए के साथ इसके साथ वो है, और एक सूचना सी के पास भी कुछ सूचना है जो ए के संबंध में है, और मैं इसकी जानकारी सी से प्राप्त करता हूं, तो सी का हम दोनों से कोई लेना देना नहीं है यहां पर। लेकिन जानकारी अगर मैं मांग रहा हूं, तो ये जानकारी अगर मुझे दे रहा है, तो ये सी कहलाएगा तीसरा पक्षकार, जिसका मेरे से कोई लेना देना इसका है नहीं है यहां पर। तो कुछ इस प्रकार की चीजें होती है जिससे हम मांगते हैं, जिससे हमारा सबूत हमारे इकट्ठा हो, तो हम तीसरा पक्षकार के अंतर्गत होते हैं। जरूरी नहीं ये आपको देगा इस तीसरा पक्षकार अपना आपत्ति लगा सकता है कि मेरा निजी मामला है, और इस प्रकार तो 10 दिन का समय इनको दिया जाता है कि भाई आपका आपत्ति हो तो आप बता दो। और इसके बाद आपत्ति अगर बोल देगा भाई सार्वजनिक चीज है, आपको बताना जरूरी है, तो आपको प्रकटीकरण के लिए के बाध्य कर दिया जाएगा, और इसके लिए 40 दिन का समय दिया जाता है। टोटल 30 दिन ही 40 दिन का तीसरा पक्षकार को ये आपत्ति खत्म होने के बाद आपको सूचना देने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने है, सूचना के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है? सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, वीडियो कैसेट के रूप में सूचना अभिप्राप्त करना, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही आंसर सी आएगा कि विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना को मैं आपको प्रकटीकरण नहीं कर सकता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, धारा 3 किससे सूचना का अधिकार प्रदान करती है? माने सूचना का अधिकार किससे है? सभी व्यक्तियों को दे रही है, जिसमें विदेशी नागरिक भी, आज सभी व्यक्ति मतलब नागरिक और विदेशी नागरिक सब आते हैं। सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों और नागरिकों के, या दोनों को, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। वास्तव में ये केवल नागरिकों के लिए है, सभी नागरिकों को धारा 3 ये सूचना प्रदान करती है, न कि विदेशियों को। कोई विदेशी है, सभी व्यक्ति में विदेशी भी आ जाते हैं, तो इनको ये नहीं देगी, केवल यहाँ के देश के नागरिकों को ही ये सूचना प्रदान करने की बात करती है। धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी आवेदक को वांछित सूचना किस अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी, ये आपको बताना है। 10 दिन, 30 दिन, 25 दिन या 60 दिन। तो ये सही आंसर इसका भी आएगा, 30 दिन के अंदर वांछित अधिकारी को आपको सूचना जो भी आप मांगे है उसको उपलब्ध कराना दिया गया। माने ये बताया गया कि 30 दिन में आप इनको सूचना को जो भी मांगा गया उसको उपलब्ध कराइए। क्वेश्चन है, ये धारा 4 के तहत इस अधिनियम में कितनी अवधि के भीतर लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना प्रकाशित करना आवश्यक है? माने यहां पर लोक प्राधिकारी जो आपको सूचना दिया है उसको प्रकाशित कब तक कर सकता है? 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 140 दिन। तो कोई भी सूचना जो भी उसके द्वारा निपटारा किया गया उसका प्रकाशन उसको 120 दिन के अंदर करना अनिवार्य है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना पाने के योग्य नहीं है? अब इसमें सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, आरटीआई के तहत कौन इसमें सूचना पाने के योग्य नहीं है, यह बता रहा है। निगम, संघ, कंपनियां, नागरिक, विधिक प्रतिष्ठान, इसमें से आपको बताना है। पहले ही क्लियर कर दिया जा चुका है कि यहां पर केवल नागरिकों के लिए है, तो ये नागरिक ही यहां पर सूचना प्राप्त होंगे। बाकी ये सब के सब, चाहे निगम हो, चाहे संघ हो, चाहे कंपनियां हो, चाहे विधिक प्रतिष्ठान, 1, 2, 3, 5, माने ये आपको नहीं दिया जाएगा सूचना, केवल नागरिकों को सूचना दिया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है? माने यहां पर आपको बताना है कि भाई इससे हम लोग, मोटा मोटा कहूं तो इनसे हम सूचना नहीं मांग सकते, ये सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। ऐसी कौन सी संस्था है ये आपको बताना है। सूचना जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, विदेशी सरकारों से विश्वास से प्राप्त जानकारी, ऐसी जानकारी जो व्यक्ति का जानकारी संबंधित है जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं, सार्वजनिक प्राधिकरण या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों के श्रेणियों का विवरण।
इसमें से आपको बताना है कि भाई किसको प्रकटीकरण से छूट दिया गया है। तो यहां पर ये वाला जो है सूचना के जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता तो आपको नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक आप मांग सकते हो। विदेशी सरकार पहले ही बताया जा चुका, विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा। और ऐसी जानकारी जो व्यक्ति का जानकारी संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि के हित में कोई संबंध नहीं है यहां पर, तो आपका हित कोई सार्वजनिक हित हो ही नहीं रहा और व्यक्ति का पर्सनल मामला है, तो क्यों जानकारी देगा। तो ये 134 माने केवल ये वाला आएगा। बाकी आप मांग सकते हो। सार्वजनिक प्राधिकरण उसके नियंत्रण में रखे दस्तावेजों की श्रेणी को मांग सकते हो। कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक को मांग सकते हो। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है, यह आपको बताना है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होगा। अधिनियम के अनुसूची 2 में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन अधिनियम के दायरे से छूट दी गई है। आरटीआई अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू है। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें सी आएगा। आप पहले तो शुरुआत में आप पढ़ोगे तो जब बना 2005 में तब आर्टिकल 370 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था, लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 370 छेड़छाड़ हो चुका है और जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग बन चुका है, यहां पर वो खत्म हो गया, तो अब ये दायरे में नहीं आएगा। आरटीएम अधिनियम जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत पर लागू है। यहां पर आरटीआई अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर थे, जम्मू कश्मीर को मिलाकर, अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर को मिलाकर पूरे भारत पर लागू है, छोड़कर नहीं आएगा, यही गलत है। क्वेश्चंस हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना के प्राधिकार आरटीआई के दायरे में आता है। यहां पर आपको बताते हैं, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान और विश्लेषण विंग, इसमें से आपको बताना है। इन सब को छूट मिली है भाई, ये सब कोई दायरे में नहीं आएगा, इनसे सूचना आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये तीनों को छूट मिली है, माने इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका 16 का आंसर डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि अगर सूचना अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त, मानित अस्वीकृति। सही आंसर यही आएगा, मानित अस्वीकृति, अर्थात 30 दिन खत्म हो गया, आपको कोई सूचना नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो जो सूचना नहीं दिया जा सकता वो अमान्य कर दिया गया है, माने मानित अस्वीकृत कर दिया गया, वो आपको सूचना नहीं दिया जा सकता, वो लीगल नहीं है, ये माना जाता है। तो ये इसमें डी आंसर आएगा। क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चंस फिर आपके सामने है, जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, वहां अनुरोध प्राप्त होने की किस अवधि के भीतर अनुरोध का विनिश्चय किया जाएगा। 24 घंटे, 30 घंटे, 48 घंटे या 60 घंटे, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर, अगर लाइफ एंड डेथ का मामला हो, बहुत इंपॉर्टेंट मामला हो, जीवन से संबंधित मामला हो, तो सूचना आपको 30 दिन में नहीं 48 घंटे में देना होगा, 2 दिन में देना होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 90 दिन, 2 महीने, 30 दिन या 45 दिन। सही आंसर इसका आएगा 90 दिन। प्रथम अपील अगर आपने मांगा है और उसको मन अमान्य कर दिया गया, तो प्रथम अपील तो आप 30 दिन के अंदर कर सकते हो। प्रथम अपील उससे जिससे आपने सूचना मांगा उससे ऊंचे वाले अधिकारी को आप 30 दिन तक आपको अपील के दिया जाता, अपील कर सकते। वो भी अगर अमान्य कर दिया गया तो आप सीधा 90 दिन आपको समय दिया जाता है, केंद्र या राज्य सूचना आयोग को आप अपील कर सकते हो 90 दिन के अंदर, जिसे द्वितीय अपील कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अधिनियम का स्थान लेगा या ले लिया है, यह आपको बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, परिसीमन अधिनियम 2002 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को अब निरस्त कर दिया गया, इसके स्थान पर यह आया है सूचना अधिकार अधिनियम 2005।
लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। किसी आवेदन का स्थानांतरण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में इसके बाद नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। इसका अर्थ मैं समझा दूं। मान लिया जाए कि कोई सूचना आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन जो सूचना मांग रहा है वो आपको दिया है, सूचना मैंने आपके पास भेज दिया, लेकिन आप इसका निपटारा नहीं कर सकते। तो आपको कितने दिन के अंदर उस अधिकारी को प्रेषित कर देना है इसे, जो वास्तव में इसके योग्य है, निपटारा करेगा। तो सही आंसर इसका आवेदन प्राप्ति के 5 दिन के अंदर। अगर गलत आदमी के पास चला गया है आवेदन, तो उसको उचित है कि 5 दिन के अंदर सही आदमी को स्थानांतरित कर दे उस आवेदन को। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।